हाय गाइस। इस वीडियो में मैं आपसे ई इनवॉइसिंग के प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा। एकदम गरम-गरम 2024 मई में इसके क्या प्रोविजंस है इस पे हम बात करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा शॉर्ट में कि ई इनवॉइस कैसे होता है, क्या होता है, इसके प्रोविजंस क्या है, क्या आपको एप्लीकेबल है, सारी बातों को देखते हैं और बहुत ईज़ी वे में। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि आपको ये समझना है क्या सर मुझ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल है या नहीं है? तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या आपका जो बिज़नेस है वो स्पेसिफाइड बिज़नेस है या नहीं है। मतलब कि कुछ ऐसे बिज़नेसेस दिए हुए हैं जहाँ पे ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अगर आपका कोई स्पेसिफाइड बिज़नेस रहता है, येस, तो ऐसे केस में एप्लीकेबल नहीं होगा। सर ये स्पेसिफाइड बिज़नेस कौन-कौन से बिज़नेसेस हैं? तो आइए देखते हैं। इसमें आपको बताया हुआ है एसईजेड यूनिट्स, अगर स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन की कोई यूनिट है, अगर जीटीए है, मान लीजिए आप जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रन करते हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विस आपको ई इनवॉइस रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सर अगर हम बात करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की, तो ऐसे केस में भी आपको ई इनवॉइस नहीं रेज़ करना है। अगर आप ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल दैट इज़ ओइडार सर्विसेज़ वगैरह के सप्लायर हैं, तो आपको ई इनवॉइस रेज़ नहीं करना है। अगर जो सिनेमा वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, ये वाले जो लोग हैं, इन लोग को बेसिकली इनवॉइस नहीं रेज़ करना है। बाकी अदरवाइज़ आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो सकता है। देखते हैं क्या? सर देखिए, अगर स्पेसिफाइड बिज़नेस है, ये वाला, तो आपको नहीं करना है। दूसरी बात, अगर स्पेसिफाइड बिज़नेस नहीं है, तो क्या होगा? अच्छा एक और बात, अगर आप जीटीए हैं, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, तो ऐसे केस में अगर आपको ई इनवॉइस रेज़ नहीं करना है, आपने अपने बिल में नॉर्मल जो आपका इनवॉइस होगा उसमें आपको लिख के देना होगा कि सर मुझे ई इनवॉइस रेज़ करने की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। ठीक है सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगर आपका स्पेसिफाइड बिज़नेस नहीं है तो क्या होगा? अगर आपका स्पेसिफाइड बिज़नेस नहीं है, तो आपको 2017 से 2017-18 जहाँ से जीएसटी आया था, वहाँ से लेकर के अभी तक के आपको ये देखना है कि क्या आपका जो टर्नओवर है बिज़नेस का, वो एक्सीड करा है 5 करोड़ रुपीज़ को या नहीं करा है। अगर कोई भी फाइनेंशियल ईयर में, आई रिपीट, 2017 से लेकर के अभी 2024 खत्म हुआ है, मतलब 2023-24 खत्म हुआ है। तो यहाँ पर पे जितने भी फाइनेंशियल ईयर हैं, इनमें अगर एक फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड कर गया है, तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। मतलब अगर मान लीजिए टर्नओवर एक्सीड नहीं करा है तो नॉट एप्लीकेबल, और अगर टर्नओवर एक्सीड कर गया है तो एप्लीकेबल होगा, लेकिन फिर भी और कुछ कंडीशन आ जाती है। पहला कि सर अगर जो मेरे सप्लाईज़ है वो बी टू सी सप्लाईज़ हैं, अगर आपने जो सप्लाई करा है वो बी टू सी सप्लाई हैं, तो ऐसे केस में आपको ई इनवॉइस रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जो सप्लाई करा है वो एग्ज़म्प्ट सप्लाई है, तो भी आपको ई इनवॉइस रेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर सप्लाईज़, आई रिपीट। मैंने बी टू सी सप्लाई करा हूँ, तो जो बी टू सी में बिल रेज़ हुआ है, उसमें मुझे ई इनवॉइस रेज़ नहीं करना है, बी टू बी में इनवॉइस रेज़ करना होगा। ठीक है सर। अच्छा, बी टू बी सप्लाई है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है या फिर एक्सपोर्ट है, ये सारे केसेस में आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल हो जाता है। सर ई इनवॉइस कब से एप्लीकेबल होगा? मेरा टर्नओवर मान लीजिए 2023-24 में, है ना? जो कि फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 31 मार्च 2024 को। वो फाइनेंशियल ईयर में मेरा टर्नओवर 5 करोड़ को क्रॉस करा। अगर मेरा टर्नओवर 2023-24 में क्रॉस किया था, तो मुझे 23-24 में ई इनवॉइस नहीं रेज़ करना है, मुझे ई इनवॉइस रेज़ करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से। आई रिपीट, मेरा टर्नओवर जिस भी फाइनेंशियल ईयर को क्रॉस करेगा, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में 5 सीआर को क्रॉस करेगा, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की पहली तारीख से आपको ई इनवॉइस रेज़ करना होगा। कूल। मतलब अगर आपका 23-24 में एक्सीड करा है, तो आपको 2024 में ई इनवॉइस रेज़ करना होगा। मतलब अगर मान लीजिए आज की डेट में मई 2024 चल रहा है, तो मई 2024 में अगर मेरा टर्नओवर 5 सीआर एक्सीड करता है, तो क्या मुझे इसी फाइनेंशियल ईयर से ई इनवॉइस रेज़ करना होगा? आंसर है नो। आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ई इनवॉइस रेज़ करना होगा। ठीक है सर। ये तो बात हो गई ई इनवॉइस के एप्लीकेबिलिटी की। इसके अलावा इसमें तो और कोई ख़ास छोटी-मोटी बातें हैं क्या? हाँ, है। एक बात और है। सर अगर मान लीजिए आपको एप्लीकेबल हो जाता है, तो क्या होगा? तो सर आपको ई इनवॉइस रेज़ करना होगा, आईआरएन नंबर आपको जो है वो लेना होगा। ई इनवॉइस का गवर्नमेंट का पोर्टल है, उस पोर्टल पे जाकर के आपको डिटेल्स अपडेट करनी है, डिटेल्स अपलोड करनी है, आईआरएन नंबर आ जाएगा और आपको ई इनवॉइस जनरेट करना होगा। दिस इज़ द बेसिक ऑफ इट। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं और कि सर इसके और कुछ एफएक्यूज़ है। क्या-क्या एफएक्यूज़ है? देखिए, पहला, सर अगर मान लीजिए मैंने ई इनवॉइस रेज़ कर दिया है, क्या मैं उसे चेंज या अमेंड कर सकता हूँ? आंसर है नो। सर देखिए, अमेंडमेंट करना अलाउड नहीं है। ई इनवॉइस एक बार जनरेट हो गया तो उसमें आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। आप उसको कैंसल कर सकते हैं, लेकिन कब? विदिन 24 आवर्स। आपको विदिन 24 आवर्स कैंसल करना होगा अगर करना है तो।
ठीक है सर। अच्छा, और एक और बात, जो भी आपका डेटा जाएगा ई इनवॉइस पोर्टल पे, वही डेटा वहाँ से उठ करके R1 और ई-वे बिल पोर्टल पे भी चले जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि आपका डेटा ऑटोमैटिकली वहाँ पे आ जाएगा। ओके, कूल। नेक्स्ट, एचएसएन कोड। सर, जो मैं ई इनवॉइस जनरेट करूँगा उसमें एचएसएन कोड कितना डालना है? सर, एचएसएन कोड ना ऐसा है कि जब आपका टर्नओवर 5 सीआर से ऊपर का रहता है, तो ऐसे केस में आपको जो एचएसएन कोड है वो 6 डिजिट्स का डालना होता है। तो अगर मैं ई इनवॉइस जनरेट करूंगा तो भी मुझे 6 डिजिट्स तक के अपना एचएसएन कोड डालना होगा। दूसरी बात सर, अगर कोई डिले हो जाता है, मान लीजिए मुझे जनरेट करना था 2024 में शुरू से, क्योंकि 23-24 में मेरा टर्नओवर क्रॉस हो गया था, तो मेरा डिले हो गया है, अब मैं क्या करूं? सर देखिए, डिले अगर हो गया है तो वैसे तो लॉ को अगर माना जाए, कानून को माना जाए, कानून के हिसाब से आपको इनवॉइस जब जनरेट करना था तभी आपको जनरेट कर देना चाहिए था ई इनवॉइस। ये हो गया लॉफुली। प्रैक्टिकली क्या हो रहा है? प्रैक्टिकली कुछ रिलैक्सेशन चल रहे हैं। रिलैक्सेशन क्या है? रिलैक्सेशन ये है कि अगर आपका टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ को एक्सीड कर रहा है, अगर आपका टर्नओवर 100 सीआर को एक्सीड करता है, तो ऐसे केस में विद इन 30 डेज आपको जब जनरेट करना था, उसके बाद में विद इन 30 डेज तक के का अगर डिले है तो भी आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। पोर्टल पे आपको जाकर के जनरेट करना है, दैट्स इट। ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा अगर आपका जो टर्नओवर है वो अप टू 100 सीआर का है, टर्नओवर आपका 100 करोड़ को क्रॉस नहीं करा, तो ऐसे केस में अभी तक के कोई टाइम लिमिट नहीं है, मतलब कि प्रैक्टिकली टाइम लिमिट नहीं है। मतलब ये हुआ कि आप पोर्टल पे जा करके ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। सर, अगर मान लीजिए मैंने ई इनवॉइस जो है वो जनरेट नहीं करा हूँ और मुझे नोटिस आ गया डिपार्टमेंट का, तो मैं क्या करूँ? तो आप अभी, अगर आपको पोर्टल अलाउ कर रहा है, तो आप सारे इनवॉइस को जनरेट कर दीजिए और उसके बाद में डिपार्टमेंट को रिप्लाई करिए और बता दीजिए कि मेरे सारे इनवॉइस जो है वो जनरेट हो गए हैं। ये उसका रिस्पेक्टिव आईआरएन नंबर वगैरह है। ओके सर। अच्छा, और एक और बात, सर अगर मान लीजिए आपको नोटिस आ जाता है, बहुत सारे लोगों को डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ रहा है कि आपका टर्नओवर एक्सीड हुआ था पर आपने ई इनवॉइस नहीं जनरेट करा है, बताइए आप पे क्यों पेनल्टी ना लगाई जाए? ऐसे केस में क्या करना होगा? ऐसे केस में अगर आपको पोर्टल अलाउ करता है तो आप ई इनवॉइस जनरेट कर लेंगे, अगर नहीं अलाउ करता है तो उस केस में अलग प्रोसीडिंग्स होती है। डिपार्टमेंट वाले आपको 125 की पेनल्टी लगा के भेज रहे होंगे, लेकिन आपके पास में और लड़ाई करने का दूसरे कारण बनते हैं, जहाँ पे आप बोलेंगे कि हम पे कम पेनल्टी लगाई जाए या नहीं पेनल्टी बनाई जाए, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जनरली अगर आपको पोर्टल अलाउ कर रहा है तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि तुरंत के तुरंत में अपन ने आईआरएन जनरेट कर देना है। ठीक है सर। अब एक और बात आती है, सर ई इनवॉइस कैसे बनाना है? तो उसपे तो कुछ है नहीं सर, ई इनवॉइस आपको सॉफ्टवेयर वगैरह से आप बना सकते हो, आप चाहो तो गवर्नमेंट की यूटिलिटी आप उससे बना सकते हो। आपको हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे, आप सर्च करेंगे 2 मिनट में वो आपको बता देंगे कैसे फाइल करना है। जो आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है यूजुअली उसमें भी आपका आईआरएन वगैरह जनरेट करने के लिए, ई इनवॉइस जनरेट करने की फैसिलिटी है। टैली हो गया, जोहो बुक्स हो गया, ये सब में भी है। हो सकता है कि आपका जो टैली है वो वाला हो, उस कारण से उसमें आपका जो ई इनवॉइस है वो जनरेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में स्पेसिफिक अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर दिस पर्पस आल्सो। तो आप वो सॉफ्टवेयर को ईज़िली यूज़ करें, आपका मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही आपका ई इनवॉइस वगैरह जनरेट हो जाएगा। कूल। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको ई इनवॉइस के बारे में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ई इनवॉइस से रिलेटेड कोई नोटिस वगैरह आया है और अगर आप चाहते हैं कंसल्टेंसी, तो आप डेफिनिटली मुझे रीच आउट कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो डेफिनिटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। बाय बाय।